नमस्कार, मुद्दा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। अप्रैल में देश का औद्योगिक उत्पादन 5% वृद्धि के साथ रहा है, जबकि एक साल पहले ही समान अवधि में ये 4.6% बढ़ा था। इस दौरान खनन और बिजली क्षेत्र का प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा है। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक गतिविधियों का सूचक माना जाने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल महीने में 5% की दर से बढ़ा है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 4.6% बढ़ा था। औद्योगिक उत्पादन वृद्धि मार्च 2024 में 5.4% रही थी, जबकि फरवरी में ये 5.6% के स्तर पर पहुंच गई थी। औद्योगिक उत्पादन वृद्धि सूचकांक मासिक आधार पर भले ही कम नजर आ रहा हो, लेकिन वार्षिक स्तर पर इसमें खासी बढ़ोतरी हुई है। औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि को जानेंगे, साथ ही खनन और बिजली क्षेत्र के प्रदर्शन के कारकों और उसके असर को भी पहचानने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए। और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। डॉक्टर रणजीत मेहता हैं, कार्यकारी निदेशक हैं PHDCCI, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दिलीप सिंह हैं, ADG हैं, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, हमने एक संक्षिप्त सी जानकारी तो दे दी है आंकड़ों की, सही आंकड़े तो आपके पास हैं, क्या इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्या है सही तस्वीर? जी हाँ, देखिए, जो औद्योगिक सूचकांक जो हर महीने हम निकालते हैं उसके 3 प्रमुख खंड होते हैं, जिसमें एक माइनिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स की वेटेज होती है और उस वेटेज को लेके हम ओवरऑल इंडेक्स बनाते हैं। माइनिंग सेक्टर का करीब करीब 14% का वेटेज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का 8% का होता है और मैन्युफैक्चरिंग का करीब 78% का होता है जी। तो इस रेस्पेक्ट में जो हमारे, जैसे आपने बताया कि 5% की ग्रोथ हुई है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का करीब 3.9% के करीब हुआ है और माइनिंग सेक्टर का 6.7 के करीब % हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का 10.2% हुआ है। और ये सारे आंकड़े हम जब पिछले साल के कंपैरिजन में देखते हैं तो ये हमारी साल की ग्रोथ होती है जो ज़्यादा स्टेबल रहती है। अगर हम मंथ टू मंथ देखेंगे तो शायद वो स्टेबिलिटी उतनी नहीं, क्योंकि मंथ टू मंथ वेरिएशन ज़्यादा होता है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में जो बढ़ोतरी हुई है वो हमारी ओवरऑल 5% है। और इसमें अगर हम खनन की बात करें जी, तो खनन में जो इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें रॉ कोल है, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रोथ हुई है, अराउंड 7.5% के करीब। ऐसे ही खनन में हम नेचुरल गैस और मेटेलिक मिनरल्स को भी काउंट करते हैं जो हमारे नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। सो नेचुरल गैस का भी करीब 8% से ज़्यादा का ग्रोथ है। मेटेलिक मिनरल्स में आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट, इनका भी बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, कन्वेंशनल सेक्टर में नॉर्मल जैसे ग्रोथ होता है, करीब इस बार 11% का रहा है, थर्मल में 10.85 का रहा है और रिन्यूएबल सेक्टर में 5% का रहा है, जिसमें अगर सिर्फ सोलर को देखें तो वो करीब 16.5% का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस तरीके से इन सब को मिला के जो एवरेज मंथ की निकलती है पिछले साल के कंपैरिजन में, वो करीब 5% के करीब बनती है। रंजीत जी, हम लोग आर्थिक तौर पर अपना कंपैरिजन दुनिया के साथ कर रहे हैं। अगर दुनिया की तस्वीर देखें और ये जो नए आंकड़े आए हैं उनको अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो कैसी तस्वीर आपको नज़र आती है? जी बिल्कुल, ये जो सेक्टर्स हैं, माइनिंग सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, इसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है जो इकोनॉमिक ग्रोथ से होता है। आज अगर आप देखें तो भारत दुनिया में सबसे तेज़ गति से प्रगति वाली इकोनॉमी है। तो इसमें आप ये देखें कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में पहली बात तो ये है कि जो हमारे अप्रैल में इस बार गर्मी थोड़ा पहले आ गई थी, इसका कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ गया था इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी और अपने रेजिडेंशियल सेक्टर में भी। और इसमें जो गवर्नमेंट की नीतियां जो हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है।
सबसे पहले आप देखें जैसे कि अभी डॉक्टर दिलीप जी ने भी कहा कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी इसमें इंटीग्रेशन हुआ है, और जिसमें कि जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं, जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने इसमें लगाई हैं, तो वो अगर देखें तो उसका ये असर हमें अभी देखने को मिल रहा है। और वैसे जो हमारी इकोनॉमिक जो दर है वो भी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है वर्ल्ड की। तो दूसरी बात यह है कि अब डिमांड, सबसे पहले डिमांड हमारे ज़्यादा हुई इस बीच, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट में कई सारे इसमें नए इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे एक इसमें इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसको कि RDSS कहते हैं। तो उसमें क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स करे हैं, और ट्रांसमिशन सेक्टर में जैसे जो पहले लीकेजेस होती थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी लीकेजेस अब नहीं होती है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है। और आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूव हुआ है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे देश में ये इम्प्रूव हुआ है। तो ये ओवरऑल जो गतिविधियाँ देश में चल रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है, ये ओवरऑल ये सारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो अपना इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और दूसरा, अगर हम बात करें मिनरल सेक्टर की, तो मिनरल सेक्टर में आप देखें कमोडिटी मार्केट ग्लोबली काफ़ी अच्छा पिक किया है इस बीच। तो जिसकी वजह से जो हमारे माइनर्स हैं, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है माइनिंग क्षेत्र में, वो काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। और गवर्नमेंट ने जो कई सारी पॉलिसीज़ हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें जो गवर्नमेंट का फोकस है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जो ओवरऑल जो ये एफर्ट एक रहा है, जिसमें रेगुलेटरी सपोर्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जब तक रेगुलेटरी सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो सेक्टर ग्रोथ नहीं कर सकता। तो अगर सेक्टर ग्रो कर रहा है तो डिमांड है इंटरनेशनली, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन जो है हमारे देश में, उसमें अच्छा किया सबने। और एक्सपोर्ट की भी डिमांड हमारी कमोडिटीज़ में इस बीच ज़्यादा रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना हो रहा है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है ओवरऑल जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। अभी तो आप देखेंगे आगे और भी बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया है, आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि ये जो सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है और मिनरल सेक्टर है, ये काफ़ी ग्रो करेंगे। और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का भी यूज़, जैसे इक्विपमेंट्स हैं माइनिंग सेक्टर में, क्या है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो किस तरीके के आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो जो इक्विपमेंट हैं उसमें भी अच्छे इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से हम देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इस सेक्टर से ये देखने को हमें मिला है। दिलीप जी, ये औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर अगर हम देखें पिछले साल की तुलना में तो ज़्यादा है ना, लेकिन अगर पिछले 2 महीने की तुलना करें, फरवरी में शायद 5.6% की वृद्धि थी और मार्च में 5.4% की, और अप्रैल आते आते वो 5% रह गई है। एक तो वो ऐसा क्यों है, 3 महीने की तुलना में हम थोड़ा सा कम क्यों हैं? इसके पीछे क्या एक रीज़न चुनाव भी है? चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी, क्या उसका असर भी इस पर सीधे तौर पर पड़ा है? एक बात। और दूसरा, जो बिजली को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि उसमें तो बेतहाशा जो है वृद्धि जो है नज़र आ रही है हमें, लेकिन खपत की तुलना में क्या ये वृद्धि दर जो है वो संतुलित है? उसके बारे में क्या कहेंगे? सो देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया कि हमारा अप्रैल में थोड़ा सा कम हुआ है, 5% का ग्रोथ जैसे दिख रहा है। सो आमतौर से ये देखा गया है, अगर पिछले सालों का अगर हम डेटा देखें तो मार्च में आमतौर से डेटा ज़्यादा आता है, और उसका शायद कारण एक ये रहता होगा कि सभी इंडस्ट्रीज़ का साल का एक टारगेट होता है, और उस टारगेट को अचीव करने में लास्ट के क्वार्टर में और पर्टिकुलरली मार्च में वो सारा डेटा एकदम से रिफ्लेक्ट होता है, और वो रिफ्लेक्ट होने से मार्च की ग्रोथ जो है वो रिलेटिवली जो है एकदम ज़्यादा दिखाई देती है। और जब उसके बाद अप्रैल मई में जब जैसे जाते हैं तो वो फिर नॉर्मल लेवल पे आने लगती है। तो एक इसको हम जैसे बंचिंग इफेक्ट टाइप अगर कुछ कहें तो उस तरह का इसमें थोड़ा सा रहता है, जिसकी वजह से ये आंकड़े इस तरह से नज़र आ रहे हैं।
लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इस ग्रोथ में भी जैसे हम एक यूज बेस्ड कैटेगरीज का भी हम डेटा इसमें निकालते हैं जी, और उसमें देखें तो हमारा पिछले साल के कंपैरिजन में अप्रैल में प्राइमरी गुड्स में 7% का ग्रोथ हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स में 8% का ग्रोथ हुआ है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 9.8% का ग्रोथ हुआ है। तो इस तरीके से इन सेक्टर्स में स्पेसिफिकली जो है हम कह सकते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ इस मंथ में भी हमें नज़र आ रहा तो है। माना जाए कंज्यूमर गुड्स में सर्वाधिक जो है इजाफा जो है दर्ज किया गया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अगर इतनी वृद्धि जो है सामने आती है आंकड़ों के अनुसार, जो आंकड़े यहाँ पर दिलीप जी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो किस बात को दर्शाता है? देखिए, इंडिया जो है एस्पिरेशनल सोसाइटी है और जो गर्मी आई है इसमें आप जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एसी हैं और कूलर्स हैं, फैंस हैं, इनकी जो है सेल्स बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, इसका सीधा सीधा जो मतलब निकलता है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, पीपल आर पेइंग मोर, तो पीपल आर पेइंग कैपेसिटी इज़ इंक्रीजिंग। अगर वो पेइंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, लोग खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा जो मतलब है जो हमारी इकोनॉमी है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, जो कि हमारी इकोनॉमिक दर से पता भी चलता है। और अभी वर्ल्ड बैंक ने भी ये बोला है कि हमारे इस साल जो है जो इवन 24-25 का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात दिलीप जी ने बताई, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर, तो उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो उसमें क्या है, कई सारे इक्विपमेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, पावर का यूज़ होता है और कई मटेरियल होते हैं, स्टील है, सीमेंट है, ये सारी जो है चीज़ें का इसका मतलब ख़रीदारी ज़्यादा हुई है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इस बीच काफ़ी बढ़ी है और जिसकी वजह से वो कंजम्पशन बढ़ी है। हमारे मिनरल्स एंड माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। इस बार हमने डेटा भी देखा कि अप्रैल में कंपैरेटिवली जो डिमांड थी इलेक्ट्रिसिटी की पिछले कई वर्षों की तुलना में ज़्यादा आई। तो ये इस बात का सीधा सीधा ये एक मापदंड है कि जो ओवरऑल जो एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे देश में हर जगह, वो बिल्कुल नए स्तर पे जा रही है और इसका हमें असर आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा। स्पेशली रोड कंस्ट्रक्शन इतना सारा हमारा देखिए, पहले क्या रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लेटेस्ट अगर आप फिगर्स देखें तो करीब 30-35 किलोमीटर पर डे के रेट से जो है रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इसकी वजह से ये सेक्टर जो है आगे भी इसमें कई आप और अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलने की उम्मीद है। ये पेइंग कैपेसिटी बढ़ने की यहाँ पर बात की है डॉक्टर रणजीत ने। पेइंग कैपेसिटी तो तभी बढ़ेगी जब जेब में पैसा होगा। तो क्या आय में भी बढ़ोतरी हो रही है भारतीयों की, कि पेइंग कैपेसिटी उनकी बढ़ रही है और उसका असर जो है इस ग्रोथ में भी साफ तौर पर नज़र आ रहा है? क्या ये माना जाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो ऑलमोस्ट 8% या उसके आसपास ग्रोथ मेंटेन हो रही है, तो उससे साफ पता लगता है कि इसका जो है ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है वो आएगा और उससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी और ये जितने भी कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह पे जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये उसका एक इम्पैक्ट होगा। इसकी एक दूसरा एक भी पक्ष भी है कि यूपीआई और डिजिटल मोड जो है पेमेंट और ट्रांसफ़र को जो है हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका भी एक बड़ा आंकड़ा आया था कि जो हमारी ख़रीदारी की जो पहुंच है वो ज़्यादा बढ़ गई है, जो है कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी हमारी लगातार विस्तार को प्राप्त हो रही है। क्या उसको भी जोड़ सकते हैं क्या इस विषय? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ है, जो लोग पहले बैंक अकाउंट नहीं थे, इतने सारे बैंक अकाउंट देश में खुल चुके हैं। जो अनबैंक्ड लोग थे, जो अंडर प्रिविलेज्ड जो हमारे सिटीजन्स थे, उनको भी बैंक अकाउंट की सुविधा मिली है। अब आप देखिए, जो यूपीआई की आपने बात करी, यूपीआई जो है आज एक मापदंड हो गया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट होने जा रहा है।
और जो ऑनलाइन जहाँ तक पेमेंट की बात है, ये बहुत इजी है क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। इससे जो है इंसान जब ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदता है तो वो नॉर्मली वो एक ऑटोमेटिकली वो जल्दी डिसीजन लेता है, बहुत आसान है ये सब करना। और आपने बताया कि जैसे कि लोगों की इनकम बढ़ गई है, डेफिनेटली लोगों की इनकम बढ़ी है। अगर आप जीएसटी कलेक्शन देखिए, देश में रिकॉर्ड हाई है। वो कैसे हो रहा है? लोग खर्च कर रहे हैं, इसीलिए जीएसटी कलेक्शन जो है बढ़ रहा है। इस टाइम आरबीआई ने भी देखिए जो डिविडेंड दिया गवर्नमेंट को, एक रिकॉर्ड नंबर पे डिविडेंड दिया। तो ये सब बातें एक हेल्दी इकोनॉमी के सूचक हैं। एक हेल्दी इकोनॉमी जिस तरीके से जा रही है वो है। और लोग अगर कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम में बढ़ोतरी हुई है। आज लोग अपना ईज़ ऑफ लीडिंग द लाइफ, इसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि किस तरीके से आप बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो उसके लिए जो ओवरऑल इकोसिस्टम, लिविंग स्टैंडर्ड भी लगातार लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता भारतीयों जा का। रहा है। इंडिया, जैसे मैंने कहा कि एस्पिरेशनल सोसाइटी है। हमारा जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है वो अपना मिडिल क्लास में आ रहे हैं। इस तरीके से जो इंटीग्रेशन हो रहा है रूरल इकोनॉमी का और अर्बन इकोनॉमी का, ये टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में डिमांड बढ़ रही है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है, इसका कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे लॉजिस्टिक है, आज जो है सीमलेस लॉजिस्टिक एक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। तो आप कोई भी चीज़ जो आज आप दिल्ली में अवेलेबल है, वो एक इवन टीयर 3 सिटी में भी उसी रेट में लगभग अवेलेबल है। और नहीं तो ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि लोग आराम से खरीद सकते हैं। जो हमारा डीप इंटीग्रेशन हो चुका है रूरल इकोनॉमी का और फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी के साथ, मैं समझता हूँ इससे एक बहुत बड़ा चेंज आया है। वो लोग मैक्सिमम जो है ख़रीदारी जब यूपीआई से करते हैं तो नेचुरली इट इज़ अकाउंटेड मनी। तो इसलिए जो है ये एक बहुत अच्छा जो टैक्स पेयर की आप देखें कितनी संख्या बढ़ चुकी है ऑफ लेट, तो हर साल बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में बढ़ती रहेगी। जी जी, ये दिलीप जी, ये आपने यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात की है, साफ तौर पर उसमें इंक्रीज नज़र आ रहा है। आप प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात की है, उसमें भी 9.8% की बढ़ोतरी साफ तौर पर नज़र आ रही है। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल की बात करें, गैर टिकाऊ वस्तुओं के उत्पाद की बात करें, उसमें थोड़ा सा गिरावट है। वो क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली इसमें जो है इस तरह के ट्रेंड जो है कई बार, जैसे पिछले साल के कंपैरिजन में, अगर पिछले साल ये इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ रही होगी तो रिलेटिवली कई बार इस तरह का ट्रेंड दिखने में आ सकता है कि पिछले साल में अगर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का बहुत ज़्यादा हाई रहा होगा तो इस बार रिलेटिवली जो है वो ग्रोथ कम हो सकती है, नेगेटिव में जा सकती है। तो वो एक कारण हो सकता है। लेकिन एक आपने जो यहाँ पर बात की है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, बुनियादी ढांचे और निर्माण वस्तुओं की बात करें तो 2024 में 8% की वृद्धि दर्ज है। ये बात सही है, लेकिन अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम है। इसका रीज़न मैं समझता हूँ इस बीच, एक तो आपने शुरू में बोला कि एक आचार संहिता लगी थी, इलेक्शन ईयर है, वो भी, उससे भी कंस्ट्रक्शन जो स्पेशली आपने कहा, कई हालांकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे बट एक ओवरऑल जो एक नए प्रोजेक्ट उस बीच कोई सैंक्शन नहीं हो सकते हैं। तो दैट मीन जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे थे वही प्रोजेक्ट जो है उसमें चलते जा रहे थे। क्या दूसरे वजह तो नहीं हो सकती कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति, क्योंकि ये भी एक बात है। और दूसरी शुरुआत ये होती है बिल्कुल बहुत आपने टू द पॉइंट बात करी इसमें कि ये भी एक बात है कि लोग जो है वेट करते हैं कि पहले गवर्नमेंट का रिजल्ट आने दें, पहले इलेक्शन का रिजल्ट आने दें, उसके बाद हम चीज़ों को खरीदेंगे। हर इंसान जो है एक अनसर्टेनिटी के माहौल को नहीं देखना चाहता, वो चाहता है कि जो है एक स्थिरता आए, स्टेबिलिटी आए, और इसी वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अदरवाइज़, और दूसरा ये है जैसे आपने कहा कि नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल की उसमें डिमांड कम रही, इसका ये भी एक रीज़न हम कह सकते हैं कि इस बार एक तो गर्मी सबसे ज़्यादा आ गई और पहले आ गई। इसकी वजह से लोग जो अपनी बजटिंग करते हैं ना, तो गर्मी में क्या ज़रूरी है, एसी है, कूलर है, पंखे हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो इनकी तरफ ये कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है ऐसी चीज़ें ज़्यादा ख़रीदते हैं। ये एक ओवरऑल इनके डिसीजन मेकिंग में एक इम्पैक्ट कर सकता है।
वैसे तो इतने सारे बिंदु हैं जो विषय है कि हम लोग बात करते रहें, लेकिन एक छोटी सी बात करेंगे। प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में 7% की वृद्धि हुई है, जो कि शायद माइनस में थी। अगर समान अवधि की बात करें, पिछले साल की अगर बात करें, तो उसमें एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद माइंस के ऊपर जाएंगे। एक्चुअली प्राइमरी गुड्स हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और इसमें जितने भी आपके इस तरह के गुड्स हैं जो नेचुरल फॉर्म में आपके जो है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो सिग्निफिकेंट दिखाई गई है। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें प्राइमरी गुड कंज्यूम होती है, सो अगर बेसिक प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा तो बाकी जो सेक्टर्स हैं उनकी भी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी बढ़ के निकल के आती है, और इसीलिए बाकी सेक्टर्स में इसी का इम्पैक्ट हमें दिख रहा है कि ज़्यादा ग्रोथ दूसरे सेक्टर्स में नज़र आ रही है। जी, अब बात करते हैं खनन की। खनन लगता है कि अपने आप में एक अलग ही क्षेत्र है, लेकिन ये क्षेत्र जब इसमें बढ़ोतरी होती है, जब वृद्धि इसमें दर्ज की जाती है, तो दूसरे क्षेत्रों पर भी इसका असर होता है, उसका लाभ होता है। सीधी तौर पर हमारा रोज़गार बढ़ता है, विकास की संभावना है, उनको पंख लगते हैं। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से खनन में वृद्धि दर्ज की गई है उसका असर दूसरे सेक्टर पर होगा, और साफ तौर पर जो विकसित भारत का एक जो संकल्प यह है उसकी तरफ हम बढ़ चलेंगे? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। माइनिंग सेक्टर में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिख रही है, वो पहले अगर पिछले कुछ सालों में पीछे जाएं तो वो 2-3% के आसपास होती थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से अगर हम ग्रोथ देखें तो वो बड़ी अच्छी ग्रोथ दिखने लगी है। और ऑब्वियसली इसका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है माइनिंग सेक्टर का, क्योंकि जो नेचुरल उत्पाद आपका हो रहा है उसका दूसरे सेक्टर्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे रॉ कोल, जैसे मैंने बताया 7.5% से ग्रोथ हुआ है, नेचुरल गैस का 8% से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो इस तरीके से इनका डायरेक्ट जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इनका कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसलिए भी इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में। जी रंजीत जी, ये 2-3 साल में जो असर पैदा हुआ है और बढ़ोतरी लगातार दर्ज होती जा रही है, क्या मायने इसके? देखिए, इसके साफ मायने ये हैं, पूरे देश में एक ग्रोथ का माहौल बना है, एक इकोसिस्टम है। वो इसलिए बना है जिसमें गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इसमें ध्यान दिया गया है, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आ रही है, वो भारत में आ रही है, और जो लोग हैं वहाँ पे देख रहे हैं। सबसे बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ है, मैं कहता हूँ 1.4 बिलियन पीपल जो लोग हैं हमारे देश में, तो 140 करोड़ लोग, इसका मतलब इतना बड़ा मार्केट हिंदुस्तान में है, और ये ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इसमें जो ओवरऑल हम हर चीज़ में ग्रोथ देख रहे हैं, उसका सीधा सीधा ये मतलब है कि कंजम्पशन बढ़ रही है। जब कंजम्पशन बढ़ती है तो ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ती है, और यहाँ से अब जो ये इलेक्शन के बाद जो एक स्टेबिलिटी आई है सरकार में, उसको भी जो बाहर के लोग हैं जो ग्लोबली हैं उसको एक अलग तरीके से देखते हैं, जिससे कि स्टेबल इकोनॉमी में हर कोई आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है। और हमें जो एक विकसित भारत का एक विजन गवर्नमेंट ने लेके दिया है, तो उसमें उसको लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग सेक्टर, इनमें जो ऑटोमेटिकली हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जो स्टील एंड सीमेंट सेक्टर, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड हैं ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में भी ये जो सेक्टर्स है इसको अच्छी करने की उम्मीद है। जैसे दूसरी मैंने आपको बात बताई, ग्लोबली भी जो कमोडिटीज़ हैं, ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में ग्लोबली भी एक अच्छा डिमांड आई है। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आयरन ओर की डिमांड बढ़ी है आफ्टर कोविड-19। वो देश अब थोड़ा सा उठ रहे हैं, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट बढ़े हैं इसमें, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से जो देश में हर जगह हमारा एक बुनियादी ढांचे में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बजट में जो है एक अच्छा खासा अमाउंट आउटले उसमें सरकार उसमें रखेगी, तो ये आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा ग्रोथ आएगी, ये कम नहीं होगी। ये हम सभी को इसमें ज़रूर इसमें विश्वास जी आपने एक तरीके से फाइनल कमेंट जैसा ही दे दिया। मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहूँगा बिजली उत्पाद को लेकर। उसमें आपने 10% से ज़्यादा की ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन अगर अनुपात देखें
पारंपरिक बिजली और क्लीन एनर्जी की अगर बात करें तो वो अनुपात आपको ठीक लगता है, या आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार कदम उठा रही है क्लीन एनर्जी को लेकर आने वाले समय में ये अनुपात समानुपात हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। और मैं समझता हूँ कि जैसे एक तो पहली इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हम बात कर रहे थे ओवरऑल ग्रोथ की जी, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन जो 10% पे दिख रहा है, और चूँकि कंजम्पशन भी उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट वो अपने आप में एक रिफ्लेक्शन है कि इकोनॉमी में ग्रोथ पकड़ रही है और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और चूँकि हम अभी अप्रैल में हैं और इस बार अप्रैल और मई में मैक्सिमम जो है आपकी हीट वेव और ये सब रहा है, और उससे उसकी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये वजह है कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी में प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ देख रहे हैं। दूसरा, रिन्यूएबल सेक्टर में स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूँ कि सरकार की जो नीतियाँ हैं और उसमें जो रिन्यूएबल सेक्टर पे, पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी पे जितना फोकस किया जा रहा है, हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी पे जैसे फोकस किया जा रहा है। क्लीन एनर्जी में अगर सबसे ऊपर देखें तो सौर ऊर्जा ही है। सौर ऊर्जा ही है, ऑलमोस्ट 16% इस मंथ में जैसे उसका ग्रोथ दिखा है। तो मैं समझता हूँ कि इसका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है ये बढ़ता चला जाएगा। जी जी, तो सही दिशा में भारत जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, आपने समय निकाला। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रणजीत, आपने बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुद्दा आपका में आज के लिए इतना ही। मुद्दा आपका में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।